नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं जिस टॉपिक पे, वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपना करियर अकाउंटिंग में चाहते हैं बनाना, दोस्तों कई बार क्या होता है जब हम अकाउंट में फील्ड में जाते हैं या अकाउंटिंग में जॉब करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करें। उसकी शुरुआत का जो बेस है वो है दोस्तों जर्नल एंट्री। आई थिंक अगर आपने कॉमर्स पढ़ना शुरू किया होगा क्लास 11th 12th और ग्रेजुएशन की भी बात करूं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात करूं, दोस्तों हर जगह जो इम्पोर्टेंस बताया गया है वो है जर्नल एंट्री का ही। चाहे कोई एडजस्टमेंट करनी है बुक्स में तो भी जर्नल एंट्री चाहिए। तो क्यों ना हम जर्नल एंट्री को ही अपना बेस बनाते हुए या जर्नल एंट्री पे ही कमांड हासिल कर लें और फिर हम अपना करियर सोच सकते हैं एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए। दोस्तों, मैटर ये करता है कि आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर बुक कीपर बनना चाहते हैं। दो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में कि भाई बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। बुक कीपिंग के लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, याद करके भी अपना काम चला सकते हैं। जैसे कि गिनी चुनी जर्नल एंट्री है, गिनी चुनी ट्रांजेक्शन है, उसकी जर्नल एंट्री हमने रट लिया और अपना काम शुरू कर सकते हैं। वो है बुक कीपिंग। तो भाई जाना है आपको, बस एंट्री करनी है भाई। हाँ, अगर आप कैश बुक की अकाउंटिंग करते हैं तो कैश में क्या करते हैं, कैश के छोटे मोटे खर्चे होते हैं या फिर कैश से आपने किसी को पेमेंट कर दिया किसी सप्लायर को, तो भाई गिनी चुनी एंट्रीज हैं। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट टू कैश, मतलब छोटी मोटी एंट्रीज है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिमिटेड चीज़ों में ही रह जाएंगे कि नहीं यार मुझे तो बस इतनी ही एंट्रीज करनी है, तो दोस्तों उसे कहते हैं बुक कीपिंग। अब मैं डिफरेंस समझाता हूँ अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, चीज़ों को सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। मैं एक छोटी सी चीज़, एक एग्जांपल लेता हूँ कैश बुक का ही। आपने कैश बुक में देखा कि यार 10,000 रुपीज़ पेड टू राम, राम को 10,000 रुपीज़ दिए गए और उसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि भाई राम से मैंने सपोज करते हैं सैनिटाइजर परचेज किया है, तो सैनिटाइजर के लिए राम को 10,000 रुपये दिए, तो आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि यार मेरा तो कैश मैच होना चाहिए कि अगर 50,000 रुपये कैश है ओपनिंग फिगर, या आज के दिन की शुरुआत में 50,000 रुपये है और आज मैंने किसी को 10,000 रुपये दे दिया, तो नेट क्लोजिंग 40,000 होना चाहिए। तो ऐसी एंट्री कर दूं कि भाई मेरा कैश मैच हो जाए। तो आप क्या एंट्री करेंगे, दो एंट्री कर सकते हैं। राम अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश तो आपका कम हो ही गया क्योंकि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था व्हाट गोज आउट, क्रेडिट क्या हुआ है, रियल का क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट द रिसीवर, राम रिसीवर हो गया है। तो आप गोल्डन रूल तो समझते हैं, गोल्डन रूल को समझ के आप अप्लाई भी कर रहे हैं कि यार डेबिट द रिसीवर, राम इज रिसीवर, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, व्हाट गोज आउट, कैश चला गया 10,000 से। बट यहाँ पे दोस्तों क्या गलती हुई है, राम टू कैश तो आपने कर दिया बट आपने एक्सपेंस बुक नहीं किया। इट मीन्स कि आपने एक्सपेंस को तो डेबिट किया ही नहीं, ये पता ही नहीं है कि राम को हमने कैश दिया किस लिए। तो ऐसे तो आपका जो ये एक्सपेंस है, ये जो खर्चा है, उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि हर जर्नल एंट्री का या हर लेजर का जो क्लोजिंग है वो ट्रायल बैलेंस में जाता है और ट्रायल बैलेंस से ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अकाउंटिंग करने का या बुक कीपिंग करने का मेन मोटिव क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं जर्नल एंट्री। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि आपकी एक छोटी सी गलती से क्या हो सकता है। अगर आपने कर दिया राम अकाउंट डेबिट टू कैश तो ठीक है भाई, राम के लेजर में दिख जाएगा कि कैश चला गया है और इधर आपका कैश भी कम हो गया, कैश भी मैच हो गया, राम का लेजर भी ठीक है। लेकिन एक गलती हो गई, वो गलती है आपने खर्चे को रिकॉर्ड नहीं किया, और जब आपने खर्चे को रिकॉर्ड नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस में वो खर्चा नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो खर्चा नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी ने इनकम किया है उसमें से जब खर्चा ही नहीं घटाएंगे तो कंपनी को तो ज़्यादा अमाउंट नेट प्रॉफिट आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। एक छोटी सी गलती की वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत हो सकती है। तो हम ऐसी गलती ना करें। वो ऐसी गलती ना करने के लिए आपको दोस्तों अकाउंटेंट का दिमाग चाहिए, अकाउंट्स के दिमाग से सोचिए, ना कि बुक कीपिंग के नाम दिमाग से। अब अकाउंटिंग का इसमें दिमाग लगाते हैं, क्या है बेसिक। राम अकाउंट डेबिट टू कैश ना करके अगर हम ये कर देते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश तो भी गलत है, क्योंकि एक्सपेंस तो आपने डेबिट कर दिया,
ठीक है जी, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ठीक हो जाएगा, प्रॉफिट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी सही निकल जाएगा, कैश भी मेरा मैच हो जाएगा। लेकिन कल होके जब मेरे से कोई पूछता है कि यार राम का लेजर लाओ, क्योंकि राम तो मेरे से 5 लाख रुपए मांग रहा है और आप कह रहे हो सिर्फ 3 लाख रुपए, तब तो दोस्तों जब दोनों लेजर को आप मैच करोगे, मैंने एक वीडियो में बताया ये वेंडर रिकन्सिलेशन कि सप्लायर के अकाउंट को और हम अपने अकाउंट से कैसे रिकनसाइल करें, तो उसमें आप देखेंगे यार मैंने तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश किया ही नहीं, और वो पार्टी तो अपनी बुक्स में दिखा रही है कि इस बंदे से तो मुझे पैसे लेने या इस बंदे ने मुझे पैसे दिए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें दोस्तों, हर ट्रांजेक्शन के इफेक्ट सोचने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूं तो मेरी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, मेरी एंट्रीज होनी चाहिए सैनिटाइजर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू राम। राम को मैंने पहले क्रेडिटर बना दिया, सैनिटाइजर मेरा खर्चा है डेबिट हो गया, ठीक है, राम की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। जब मैंने राम को पे कर दिया तो एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब इससे क्या हो गया, उधर मेरा खर्चा डेबिट हुआ और राम क्रेडिट हो गया। फिर दूसरी एंट्री में राम को डेबिट कर दिया क्योंकि राम को पैसा दे दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, तो मैं नेट इफेक्ट देखूंगा, क्रेडिट और डेबिट तो खत्म, नेट इफेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। इससे आपका राम का लेजर भी सही रहेगा और उधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका एक्सपेंस भी चला जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जैसे ही आप राम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैनिटाइजर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू राम करते हैं और फिर राम अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, तो जब राम का लेजर तैयार होगा तो राम के लेजर में पहली जनरल एंट्री क्या है, पहली जो जनरल एंट्री आपकी सैनिटाइजर एक्सपेंस डेबिट टू राम, तो राम क्रेडिट हो जाएगा सैनिटाइजर के नाम से। फिर जब आपने राम को डेबिट किया तो यहाँ राम के लेजर में डेबिट हो जाएगा टू कैश के नाम से, तो राम तो खत्म हो गया ना, 0-0, मतलब इधर भी 10,000, इधर बैलेंस इसका 0, क्लोजिंग अकाउंट इसका तो 0 हो गया, तो ट्रायल बैलेंस में राम का अकाउंट ही नहीं जाएगा। तो ये हुई प्रॉपर तरीके से आपने दिमाग लगाया, इसका बड़ा इम्पैक्ट सोचा कि यार, क्योंकि अब क्या होता है जो एक बुक कीपर होता है उसको नहीं इतना सोच पाता है वो कि मेरी इस गलती की वजह से क्या फाइनेंशियल इफेक्ट होने वाला है, या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में क्या गलती हो जाएगी। तो अगर आप सोचना चाहते हैं कि हर ट्रांजेक्शन को अगर आप लिंक करना चाहते हैं एक जर्नल एंट्री को, आप हर एक जर्नल एंट्री को ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से अगर लिंक करना सीख जाते हैं तो दोस्तों आप परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। बुक कीपर तक ही बन के नहीं रह जाना है। तो बुक कीपर और अकाउंटेंट में अगर मैं सैलरी की भी बात करूं तो बुक कीपर और अकाउंटेंट की सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है रिकॉर्डिंग करने का, मतलब लिखने का। एनालाइजिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बार बार मैं पहली वीडियो से बताता रहा हूँ कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं पूरी अकाउंटिंग में। अगर आप उसका एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, तो आप रियल सेंस में अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री या फिर एक कुछ ट्रांजैक्शन करनी है, मुझे बस इतना ही देखना जी कैश से रिलेटेड क्या एंट्री, मेरा तो कैश मैच हो जाए, बैंक से रिलेटेड क्या एंट्री है, बस उतना ही बैंकिंग एंट्रीज ही करके अपना करियर स्टॉप करना चाहते हैं, तो वो है एक बुक कीपर। और आजकल ज़्यादातर लोग आपको बुक कीपर ही अपने आप को अकाउंटेंट बुलाते हैं। तो अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो दोस्तों हर एक जर्नल एंट्री पे ध्यान दीजिए। और मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि आप अकाउंटिंग के साथ साथ टैक्सेशन की बेसिक नॉलेज ले लीजिए। जैसे TDS बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको TDS की नॉलेज नहीं है तो आप जर्नल एंट्री गलत कर देंगे। इवन GST का बेसिक नॉलेज नहीं है तो जर्नल एंट्री गलत कर देंगे। इसीलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं तो आपके लिए राइट टाइम है कि आप अभी से ही चीज़ों का इम्पैक्ट करना या हर एक एंट्री का इम्पैक्ट कहाँ तक जा सकता है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपके सवाल तो सॉल्व हो ही जाएंगे, एक नॉलेज और एक स्किल डेवलप हो जाएगी। थिंकिंग, क्वेश्चनिंग माइंड रखिए कि हमेशा सवाल दिमाग में होने ही चाहिए, यार ये ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जब ऐसे करेंगे तो दोस्तों 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीने, 3 महीने, कभी तो हम उस चीज़ में परफेक्ट हो ही जाएंगे। और मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प करने वाला हूँ और मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा, क्योंकि मैंने जो इंडस्ट्री में फेस किया या इंडस्ट्री में जो मैंने देखा है
एनालाइज किया है, मैंने भी इंफॉर्मेशन को समराइज किया है, लोगों को भी एनालाइज किया, लोगों को भी समझा कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या कैपेसिटी है, कौन क्या कर सकता है, वो उसके काम का इम्पैक्ट क्या है, क्या वो रियल सेंस में अकाउंटेंट है या वो बुक कीपर है, क्या उसके अंदर नॉलेज है। तो मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को बिल्कुल लिमिट किया हुआ है। अगर आप भी अपने आप को लिमिट करके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत लंबा टाइम चाहिए एक अच्छे करियर में जाने के लिए। इसलिए अपने आप को लिमिटेड मत बनाइए। लिमिटेड बनाएंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत लंबा टाइम, क्योंकि अकाउंटेंट का जो करियर होता है वो, अगर उसके ग्राफ की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में ये ग्राफ रहने वाला और सेकंड ईयर में उसकी इनकम का ये ग्राफ हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अकाउंटेंट का धीरे धीरे शुरुआत होती है, लेकिन अगर वही कोई ज़्यादा दिमाग लगाए, ज़्यादा प्रेशर ले, ज़्यादा कुछ चीज़ों को समझे तो उसका ग्राफ थोड़ी सी तेज गति से उसका जाता है। डिपेंड करता है आपकी